हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड के एमसीक्यू सॉल्व, जो हमारे आईसीआई की स्टडी मटेरियल में गिवन है। और सबसे पहले हम करने वाले यूनिट 1 के। इसमें टोटल 5 यूनिट्स है। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, कि इन दोनों इनमें से कौन सा इसमें डिफरेंस नहीं होता। पहली बात, इंटरनल ट्रेड होता है विद इन दी सेम कंट्री के रेजिडेंट्स के बीच में डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनेशनल होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड, जिसमें रेजिडेंट्स सिटीजनशिप चेंज हो जाती है, इंडियन और फॉरनर हो गया, करेंसीज चेंज हो जाती हैं। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं ट्रांजैक्शन मल्टीपल करेंसी में होती है। ये तो ट्रू है, ये होता है इनके बीच में डिफरेंस कि इंटरनेशनल ट्रेड में मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होती है, इंटरनल ट्रेड में एक ही करेंसी है, मतलब बायर और सेलर दोनों की एक ही करेंसी होती है। होमोजीनिटी ऑफ कस्टमर्स एंड करेंसीज, क्या कस्टमर्स सेम होते हैं दोनों ट्रेड में? नहीं, ये तो डिफरेंस बिटवीन होता है कि इंटरनल ट्रेड पे कस्टमर्स सेम होते हैं, कंज्यूमर्स सेम होते हैं, करेंसी सेम होती है। इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग होती है, तो ये फॉल्स हो गया, ये इनके बीच में डिफरेंस नहीं होता है। 3 कह रहे हैं, देर इज अ डिफरेंस इन द लीगल सिस्टम। इंटरनल ट्रेड में इंडिया का लॉ लगेगा, डोमेस्टिक लॉ। इंटरनेशनल ट्रेड में हमें दो कंट्रीज के लॉ फुलफिल करने पड़ेंगे, एक्सपोर्टिंग कंट्री के भी और इम्पोर्टिंग कंट्री के लिए भी, तो लीगल सिस्टम तो अलग होता है। सो आंसर इज बी। होमोजीनिटी नहीं होती है दोनों ट्रेड में, दोनों एक में होमोजीनियस करेंसीज होती है, एक में हेट्रोजीनियस करेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज स्टेट्स दैट। सबसे पहले तो देखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो ऑप्शंस पढ़ने से पहले बेटर है कि हम खुद सोच लें एब्सोल्यूट एडवांटेज होती क्या है। देखो, आप इस चैप्टर में बड़ी सारी थ्योरीज हैं। इनफैक्ट मैं एक बार पहले अगर आपको ये थ्योरी बताऊँ ना, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीजिंग इम्पोर्ट्स, इस चैप्टर की सबसे पहली थ्योरी है मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी। मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी यही कहती है, ओनली फोकस ऑन एक्सपोर्ट, इग्नोर इम्पोर्ट्स। हमने इम्पोर्ट्स करने ही नहीं है या सब कम से कम करने हैं, हमें सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमारी फॉरेन करेंसी बढ़ती है। मतलब वी ओनली हैव टू फोकस ऑन आवर कंट्रीज ग्रोथ, वी कांट फोकस ऑन अदर कंट्रीज। हमें हमारे गुड्स बाहर भेजने हैं, ये होती है मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी। इन्होंने पूछी एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज सेकंड थ्योरी होती है, वो ये होती है कि हर कंट्री को ये देखना चाहिए कितने कम लेबर आवर्स में वो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। मैंने एक वर्ड बोला, कितने कम लेबर आवर्स में। एब्सोल्यूट एडवांटेज में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लेबर आवर्स। देखो, हर कंट्री में लेबर की कॉस्ट भी अलग अलग होती है, तो मुझे यही देखना है कहाँ कहाँ पे किस कंट्री में प्रोडक्ट बन रहा है कम लेबर आवर्स में और कम लेबर आवर्स की कॉस्ट में। तो पढ़ते हैं बी ऑप्शन। कह रहे हैं नेशंस कैन इंक्रीज देयर वेलबींग बाय स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली दैन एनीवन एल्स। मतलब कह रहे हैं हमें इकोनॉमिक वेलबींग होनी है। इकोनॉमिक वेलबींग का मतलब हमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। इकोनॉमिक मतलब पैसों की सेंस में हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो कह रहे हैं हमें उन्हीं गुड्स की प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसमें हम दूसरी कंट्री से बेटर है। एक्चुअली मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी क्या कहती है, हम सब कुछ बनाएंगे, हम सब कुछ बना के एक्सपोर्ट करेंगे। एब्सोल्यूट एडवांटेज कह रही है हर कंट्री को कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। किसको क्या बनाना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा बेटर है। तो बी ऑप्शन सही है, बट सी और डी भी पढ़ते हैं। सी में कह रहे हैं वैल्यू ऑफ द प्राइस डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर एंड देयर आफ्टर द फैक्टर प्राइजेस विल बी द सेम। फैक्टर प्राइजेस विल बी द सेम, ये हमें बताती है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी या हेक्सर एलिन थ्योरी, हेक्सर ऑलिन थ्योरी। एक्चुअली जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो ये कहती है कि हम पहली बात तो हम सिर्फ लेबर की बात करेंगे और लेबर कॉस्ट सेम नहीं आती है हर जगह। लेकिन यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं कि फैक्टर प्राइस सेम है, मतलब लेबर की कॉस्ट सेम है, ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन में कह रहे हैं डिफरेंस इन एब्सोल्यूट एडवांटेज एक्सप्लेन्स द डिफरेंस इन द फैक्टर एंडोमेंट्स। फैक्टर एंडोमेंट्स का मतलब वही, आपकी कंट्री के पास कितने फैक्टर हैं लेबर और कितनी कैपिटल। एंडोमेंट मतलब हाउ मच फैक्टर्स यू ओन, वो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एडवोकेट्स दैट कंट्री शुड प्रोड्यूस दोज गुड्स इन विच वी हैव द ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज। अब रिलेटिव का मतलब होता है किसी से कंपेयर कर रहे हैं हम। इनफैक्ट ये जो थर्ड थ्योरी थी हमारी कंपेरेटिव एडवांटेज वाली, हमने इसमें कंपेयर करना है। लाइक दोनों गुड्स में हम बनाने में बेटर है, लेकिन हमारे पास लेबर लिमिटेड है, तो हम ये देखेंगे किस में हम ज़्यादा बेटर है दोनों गुड्स में से। सो आंसर है इसका कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, विच आई कैन नॉट सी इन दी ऑप्शंस। मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, बी और सी तो सेम है। हेक्सर ऑलिन थ्योरी को फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी कहते हैं, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये नहीं कहती है। आंसर इज डी, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर है थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन सी थ्योरी कहती है दैट यू शुड ओनली फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेज इम्पोर्ट्स।
mercantilism theory. Question number 5. Given the number of labor hours to produce cloth and grain in two countries, which country should produce grain? आपने टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन में लिखा है दिस इज लेबर आवर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट. मतलब कंट्री ए क्लॉथ को 40 आवर्स में बना रही है और कंट्री बी क्लॉथ को 80 आवर्स में बना रही है, तो कौन बेटर होगी? कंट्री ए. इसका मतलब क्लॉथ कौन बनाएगा? कंट्री ए. और ग्रेन कौन बनाएगा? जो कम घंटों में बना रही है, कंट्री बी. क्वेश्चन में क्या पूछा था वैसे? विच कंट्री शुड प्रोड्यूस ग्रेन? वेरी सिंपल क्वेश्चन. कंट्री बी शुड प्रोड्यूस ग्रेन क्योंकि वो कम आवर्स में ग्रेन प्रोड्यूस कर रही है. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज. सी मुझे ऑप्शंस में दिख रहा है जीरो सम गेम, तो मैं पहले ये भी बता दूँ जीरो सम गेम का क्या मतलब है. सी मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी पता है क्या कहती है? अगर आप रिकॉल करो, मैंने अभी भी डिस्कस करा था, सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे फोकस करो, इम्पोर्ट्स को कम से कम करो. इससे पता क्या होता है? एक कंट्री विन करती है, एक कंट्री की जीत हो रही है ना, बिकॉज आई एम ओनली फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट. आई एम ओनली द एक्सपोर्टिंग कंट्री, आई एम नॉट द इम्पोर्टिंग कंट्री. अगर मैं इम्पोर्ट करने लग जाऊंगी ना तो दूसरे देशों का भी फायदा होगा. दे विल बी एबल टू अर्न मनी फ्रॉम मी, राइट? अब मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी जीरो सम गेम है. जीरो सम गेम मतलब एक का, मतलब लाइक दो कंट्रीज हैं ए और बी, एक का फायदा होगा, दूसरे का पक्का नुकसान होगा. और नेट बेनिफिट या लॉस पूरी दुनिया को जीरो हो जाएगा. मतलब एक कंट्री को फायदा हो रहा है, दूसरे को उतना ही नुकसान होगा. लेकिन थ्योरी ऑफ उसके बाद से मर्केंटाइलिस्ट के बाद जो भी थ्योरीज है ना, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, वो एक जीरो सम गेम नहीं है. हम दोनों के वी वांट बेनिफिट फॉर बोथ दी कंट्रीज. एक्सपोर्टिंग कंट्री को भी बेनिफिट होना चाहिए, इंपोर्टिंग को भी. कैसे हो सकता है मैम? कुछ चीज़ें हम प्रोड्यूस करेंगे, कुछ चीज़ें आप प्रोड्यूस करना. कुछ के केस में हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बनेंगे, कुछ के केस में आप एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना. तो इसलिए पहली बात तो कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है वो जीरो सम गेम नहीं है. तो इसका आंसर ए तो हो नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट अ जीरो सम गेम. वो जीरो सम में बिलीव नहीं करती है, दोनों का फायदा होना चाहिए. कह रहे इट इज़ नॉट अ जीरो सम गेम सो दैट द नेट चेंज इन द वेल्थ अमंग ऑन द पार्टिसिपेंट्स इज पॉजिटिव. पार्टिसिपेंट मतलब सारी कंट्रीज का बेनिफिट हो रहा है जो भी उस एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट में डील कर रहे हैं. सी कह रहे नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड फ्रॉम द गेम्स ऑफ ट्रेड. नहीं, ऐसा नहीं है. कंपेरेटिव एडवांटेज क्लियरली बताती है कभी किसी कंट्री का फायदा होगा, कभी किसी कंट्री का फायदा होगा. कह रहे गेन्स डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर एंडोमेंट. फैक्टर एंडोमेंट इज फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, हेक्सरॉलन थ्योरी, कि आपके पास कितनी लेबर है, कितनी कैपिटल है. इस क्वेश्चन का आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 7. कह रहे दो कंट्रीज है, व्हीट राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं. व्हाट विल बी द गेन ऑफ कंट्री एक्स? इस लाइन का भी मतलब बता दूं. कह रहे हैं दोनों में आप ये समझो दे एंगेज इन अ ट्रेड एट अ रिलेटिव प्राइस ऑफ 1:1. मतलब लेबर कॉस्ट सेम है, प्राइसेस का कोई फर्क नहीं है दोनों कंट्रीज में. कह रहे व्हाट विल बी द गेन ऑफ द कंट्री एक्स. पहले तो ये देखते हैं कंट्री एक्स बनाएगी क्या. कंट्री एक्स बनाएगी और मुझे गेन बताना है लेबर आवर्स में. किस एक्स कंट्री एक्स को कितना आवर्स में फ़ायदा हो रहा है. कंट्री एक्स बनाएगी वीट 10 घंटों में, कंट्री वाई बना रही है वीट 20 घंटों में. इसका मतलब कंट्री एक्स बनाएगी वीट और कंट्री वाई बनाएगा राइस. ठीक है. अब अगर मैं सिर्फ कंट्री एक्स की पे फोकस करूँ तो कंट्री एक्स 10 आवर्स वीट के बनाने के ले रही है. राइस वो 20 आवर्स लेती थी, बट अब राइस वो कंट्री वाई से बनवा रही है, तो 20 नहीं 10 घंटे लगेंगे. उसको वीट भी मिल जाएगा, राइस भी मिल जाएगा और सेम प्राइस पे मिलेगा. एक्सपोर्ट करे सॉरी इम्पोर्ट करे या खुद बनाए, सेम प्राइस है. खुद बनाएगी तो कंट्री अपनी कंट्री में 20 घंटे की लेबर के लिए पैसे देने पड़ेंगे. इम्पोर्ट करेंगे तो 10 घंटे की लेबर कॉस्ट लगेगी. सो उसको कितना फ़ायदा होने वाला है कंट्री एक्स को अगर वो ट्रेड में एंगेज करेगी. ट्रेड में एंगेज मतलब अगर वो कंट्री वाई के साथ डील करेगी 10 घंटों का, वो जो 10 आवर्स उसके सेव हो जाएंगे राइस को इम्पोर्ट करने में. क्वेश्चन नंबर 8. Can I assume India and Bangladesh have unit labor requirements for producing tables and mats? It follows that. टेबल को स्टडी करते हैं. क्या कह रहे हैं कि इंडिया 3 आवर्स में टेबल बना रही है, इंडिया मैट्स बना रही है 2 घंटों में, बांग्लादेश टेबल बना रही है 8 घंटों में और बांग्लादेश मैट बना रही है सिर्फ 1 घंटे में. कितने मैट? एक यूनिट की बात हो रही है. अब पहली बात तो अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो काफ़ी कुछ पूछा हुआ उन्होंने, मुझे हर एंगल से स्टडी करना पड़ेगा. पहले ये देखते हैं कि टेबल और मैट बनाने में कौन बेटर है. टेबल में मैम इंडिया बेटर है,
और मैथ्स में बांग्लादेश बेटर है। लेकिन आप देख रहे हो इंडिया में इसमें टेबल्स में गैप ज़्यादा है, मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा बेटर है। मतलब लाइक 8 का अगर मैं हाफ करूँ ना इस 4, इंडिया को हाफ टाइम भी नहीं लग रहा है, हाफ से कम। बांग्लादेश को हाफ टाइम लग रहा है मैथ्स बनाने में। सबसे पहला पढ़ते कह रहे बांग्लादेश हैज़ अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैथ्स। डेफिनेटली अगर बांग्लादेश कंपेयर करे, देखो कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है हर कंट्री अपने सारे गुड्स को देखती है कि हम कौन से गुड्स बनाने में ज़्यादा बेटर है। तो अगर वो टेबल्स और मैथ्स को देखेगी तो वो क्लियरली बता पाएगी कि हम मैथ्स में बेटर हैं। इंडिया की कंपेरेटिव एडवांटेज किस में है? इंडिया टेबल्स में बेटर है। और बांग्लादेश की एब्सोल्यूट एडवांटेज भी है मैथ्स में। मतलब अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होता है हम वेरियस गुड्स की बात नहीं करते, हम एक गुड की बात करते हैं। तो अगर हम सिर्फ मैथ्स की भी बात करेंगे तो भी उसमें बांग्लादेश में बेटर है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। कंपेरेटिव एडवांटेज रेफर्स टू, अब कंपेरेटिव क्या होता है कि हमने ये चेक करना है किस गुड में बनाने में हम ज़्यादा बेटर है, किस में हमारी ज़्यादा लेबर कॉस्ट सेव हो रही है। ये ऑप्शन पढ़ रहे हैं, कह रहे कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम गुड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हम सिर्फ अदर कंट्रीज को कंपेयर नहीं करेंगे, हम अदर गुड्स को भी कंपेयर करेंगे। ये तो एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी हो गई कि हम सारी कंट्रीज एक गुड की बात कर रहे हैं, कौन सबसे सस्ता बनाएगा उसको दे दो, वो बना देगा। कौन सबसे कम लेबर आवर्स में गुड बना रहा है उसको बनाने दो। कंपेरेटिव एडवांटेज ये नहीं कहती, कंपेरेटिव एडवांटेज कहती है हर कंट्री अपने सारे गुड्स को कंपेयर करेगी किस में वो ज़्यादा बेटर है, किस में कम बेटर है। आई थिंक आप लोगों ने ना एक टॉपिक पढ़ा होगा, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है काम सारे हम कर सकते हैं खुद, लेकिन हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हम कर लेंगे, लेस इंपॉर्टेंट काम हम किसी और को दे देंगे। और जब हम किसी और को देते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, सामने वाले का भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा है, हमारा काम हो रहा है, सामने वाले का क्या फ़ायदा है कि उसको हम सैलरी दे रहे हैं। और हम पूरा टाइम हम सारे काम कर नहीं सकते, टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बेटर है दूसरों को हायर कर लें। तो कंपेरेटिव एडवांटेज क्या कहती है, कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर कंट्रीज। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इस गुड को बनाने में जो मेरा नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, मुझे कोई दूसरा गुड इम्पोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो नुकसान हो रहा है मेरा कम। मतलब जैसे अभी पीछे राइस और वीट का एग्जाम्पल आया था ना, मुझे राइस इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 10 आवर्स की तो वेजेस दूंगी उस कंट्री को, तो मेरा जो लॉस हो रहा है वो वीट को बनाने से फ़ायदा हो रहा है। और राइस अगर मैं इंपोर्ट भी कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ 10 घंटे की तो पैसे देने पड़ रहे हैं, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। कम मतलब मैं सैक्रिफाइस करूंगी, फ्री में तो मिलेगा नहीं राइस भी, लेकिन कम सैक्रिफाइस होगा उसमें। सी कह रहे हैं चूजिंग अ प्रोडक्टिव मेथड विच यूजेस मिनिमम ऑफ द अबंडेंट फैक्टर। अबंडेंट फैक्टर, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में ये बात होती है कि आपके पास जो फैक्टर ज़्यादा है आप उस प्रोडक्शन को यूज़ कर लो, उस इनपुट को यूज़ कर लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ए क्यों नहीं हो सकता, ए एब्सोल्यूट थ्योरी होती है। लास्ट क्वेश्चन, रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10th एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रिकार्डो ने क्या कहा था, दैट लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, हम इसमें लेबर आवर्स की बात करते हैं, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की बात करते हैं। मतलब हम अपने लेबर आवर्स को कंपेयर करते हैं किस गुड को बनाने में कम लेबर आवर्स लग रहे हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, हमने यूनिट 1 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप हर यूनिट की जो चैप्टर के एंड में समरी गिवन है, प्लीज़ मेक श्योर यू डू रीड दी समरी। और अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के यूनिट 2 के क्वेश्चंस जो हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज चैप्टर 9 यूनिट 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है। टाइप्स ऑफ टैरिफ, टैरिफ मीन्स टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इस चैप्टर में बड़े सारे टैरिफ रेट गिवन है आपके एग्जाम, बड़े सारे टाइप्स ऑफ टैरिफ गिवन है आपके एग्जाम में, पक्का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहला पढ़ते हैं, व्हाट इज अ स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ होता है जो, देखो एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है एड वैलोरम। एड वैलोरम होता है परसेंटेज के बेसिस पे, गुड्स की वैल्यू देखते हैं। 1 लाख रुपए टैक्स है, अकॉर्डिंगली 1 लाख रुपए की गुड्स हैं, अकॉर्डिंगली टैक्स देना है। 50,000 रुपये के गुड्स हैं, अकॉर्डिंगली टैक्स देना है। स्पेसिफिक टैरिफ होता है जिसको रुपीज़ से मतलब नहीं है गुड्स के, उसको क्वांटिटी से मतलब होता है, यूनिट से। 1 यूनिट इंपोर्ट करोगे 500 रुपये टैक्स है, 2 यूनिट इंपोर्ट करोगे 1,000 रुपये। क्वांटिटी डजेंट मैटर। ये मैक में 2 गुड्स
इम्पोर्ट करोगे तो 1000 रुपीज़, इसका मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे टैक्स पे करना होता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहे टैक्स इज़ ऑन अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स पर ही लगता है, नहीं। इट इज़ कॉमन टू ऑल द गुड्स इम्पोर्टेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगले 2 दिन में जो भी गुड्स इम्पोर्ट होंगे सब पे सेम टैक्स लगेगा, नहीं। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टैरिफ का कोई टाइम पीरियड से लेना देना नहीं है। कह रहे इट इज़ अ स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब रुपी, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज। क्या गुड्स के किसी परसेंटेज पे? सी पता है किसका आंसर होता अगर एड वैलोरम टैरिफ पूछ रहे होते। अब आंसर तो डी होगा, बट डी पढ़ लेते हैं। कह रहे टैक्स ऑन द इम्पोर्ट्स विच इज़ डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ द करेंसी पर यूनिट ऑफ द गुड। एग्जैक्टली कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो आप, उसकी हमने एक करेंसी फिक्स कर दिया। लाइक 1 यूनिट के लिए 500 रुपीज़, 2 यूनिट के लिए 1000 रुपीज़। तो आपकी क्वांटिटी पर यूनिट के हिसाब से टैक्स फिक्स्ड होता है इसमें। सेकेंड, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज़ बेनिफिशियल टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। पहले तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं। जब एक कंट्री इम्पोर्ट पे, जब एक कंट्री की गवर्नमेंट इम्पोर्ट पे टैक्स लगाती है, क्या उससे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का, जो इंडिया में प्रोड्यूसर्स हैं, क्या उनका उनका फ़ायदा होता है? डेफिनेटली होता है। क्यों फ़ायदा होता है? जब हम इम्पोर्ट करते हैं ना, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन मिल जाता है इम्पोर्टेड गुड्स से, और टैक्स लगा के वो गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का ये बेनिफिट होता है कि वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो वो उन्हें कंपटीशन दे पाएंगे। पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस। कह रहे दे गेट अ पार्ट ऑफ द टैरिफ रेवेन्यू। क्या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कुछ टैक्स में हिस्सा मिलेगा? नहीं। बी कह रहे इट रेजेस द प्राइस फॉर विच दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन दी डोमेस्टिक मार्केट। कह रहे वो अपने प्रोडक्ट का भी प्राइस रेज कर सकते हैं। देखो जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होगा वो तो महंगा आएगा ही आएगा, और हम क्यों लोअर प्राइस पर अपना सामान बेचेंगे? हम भी फिर प्राइस राइज का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब एक कंट्री के सिटीजन्स इम्पोर्टेड गुड्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो हमारे गुड्स भी महंगे रेट पे अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि इम्पोर्टेड गुड अगर बिक रहा है, इसका मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो हम अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं प्रोडक्ट का। इट डिटर्मिन्स द क्वांटिटी दैट कैन बी इम्पोर्टेड टू द कंट्री। नहीं, टैरिफ और कोटा अलग होता है, क्वांटिटी होता है, कोटा रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वो अलग होता है। इट रिड्यूसेस देयर सरप्लस। नहीं नहीं, उनका सरप्लस कम नहीं होता, उनका तो फ़ायदा होता है। इम्पोर्ट्स पर टैरिफ लगने से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा होता है। थर्ड, अ टैक्स अप्लाइड एज अ परसेंटेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं इम्पोर्टेड गुड्स पे अगर परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, इसका मतलब ऐसे होता है जैसे 10% टैक्स है, 24% है, 28% है, तो उसको कौन सा टैक्स बोलते हैं? एड वैलोरम टैरिफ। प्लीज़ सारे ये जो भी टैरिफ्स दे रखे हैं ना, ये सारे रीड कर लेना, इन सबकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए हमें। एस्केलेटेड टैरिफ कौन सा होता है? एस्केलेटेड टैरिफ होता है जब कोई कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि आप बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो, फिनिश गुड्स नहीं, तो वो क्या करती है? रॉ मटेरियल पे लेसर टैक्स लगा देती है कि अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे, लाइक अगर आप आयरन कोर मतलब रॉ आयरन इंपोर्ट करोगे तो कम टैक्स लगा देंगे हम, 3% लेटर्स अज्यूम। और अगर आप आयरन की बनी बनाई कोई चीज़, आयरन का कोई फिनिश्ड गुड्स, फॉर एग्जांपल आयरन की पाइप सीधा इंपोर्ट करोगे, हम ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे आप पे। बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स कि हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें और मैन्युफैक्चरिंग उसको कंट्री में करें ताकि हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसलिए एस्केलेटेड टैरिफ, एस्केलेटेड का मतलब होता है बढ़ाना। फिनिश गुड्स पे टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो ऑप्शन इज कह रहे नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन रॉ मटेरियल आर ग्रेटर दैन द टैरिफ ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। क्या रॉ मटेरियल पे टैरिफ ज़्यादा लगेगा? नहीं, ये तो उल्टा लिखा है इन्होंने। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा लगेगा और रॉ मटेरियल पे कम लगेगा। आंसर इज बी। फिफ्थ क्वेश्चन, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? VER। गवर्नमेंट जब चाहे किसी गुड को एक्सपोर्ट करने से, वॉलंटरी का मतलब होता है हमारी मर्जी है, गवर्नमेंट की मर्जी है, कभी कभी वो किसी किसी चीज़ को इम्पोर्ट करने से एक्सपोर्ट करने से मना कर सकती है। और ये पता गवर्नमेंट तब करती है जब कोई शॉर्टेज हो जाए। जैसे कोविड के टाइम में ना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, क्योंकि कोई सैनिटाइज़र इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होगा, पीपी किट्स एक्सपोर्ट नहीं होंगी, मास्क एक्सपोर्ट नहीं होंगे, क्योंकि उस उन्हें एक डर था ना उस समय कि इंडिया में इस चीज़ की शॉर्टेज हो सकती है और हो सकता है हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्री में ज़रूरत हो। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट होता है कि कभी कभी कोई कंट्री एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कह रहे इम्पोर्टिंग कंट्री रिस्ट्रिक्शन लगाती है, इम्पोर्टिंग कंट्री नहीं, एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाती है। डोमेस्टिक फर्म्स अग्रीइंग टू लिमिट दी, डोमेस्टिक फर्म्स नहीं अग्री करती हैं कि हम नहीं, हम अपना सामान कम बेचेंगे बाहर।
ये डोमेस्टिक फर्म्स का डिसीजन नहीं होता, ये कंट्री का डिसीजन होता है। कह रहे कंट्री वॉलंटरली रिस्ट्रेन्स द गुड्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और ये अक्सर कब होता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, शॉर्टेज हो जाए गुड्स की, कि हम कुछ समय के लिए ये चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ क्या होती हैं? जब कोई सेलर डंपिंग करता है, जब कोई एक्सपोर्टर डंपिंग करता है, एक्सपोर्टर मतलब जो एक्सपोर्टिंग फर्म है, वो अपनी कंट्री में तो महंगा सामान बेच रही है, हमारी कंट्री में सस्ता बेच रही है। डंपिंग का मतलब ये होता है ना, फेंक देना, मतलब कूड़े के भाव फेंक रही है वो हमारी कंट्री में। रीज़न, उसको चाहिए हमारी कंट्री के लोगों को उसके प्रोडक्ट की आदत हो जाए। दूसरा, उसके प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट मार्जिन है कि वो अगर सस्ता भी बेच रही है ना तो भी उसको प्रॉफिट हो जाता है। और वो हमारी कंट्री में सस्ता इसलिए बेच रही है ताकि हमारे डोमेस्टिक गुड्स बिल्कुल ना बिकें, हमारे अपने बनाए हुए गुड्स, उनका बनाया हुआ सामान हमारी कंट्री में कैप्चर कर ले हमारी मार्केट, हमारी कंट्री के लोगों को पैसा कमा के वो अपनी कंट्री में ले जाए। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना कि ऐसी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, इसको अनफेयर प्रैक्टिस बोलते हैं, कि आप अपनी कंट्री में सस्ता बेच रहे हो, हमारी कंट्री में महंगा, सॉरी, अपनी कंट्री में महंगा बेच रहे हो, हमारी कंट्री में सस्ता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन गुड्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है इम्पोर्ट करते समय। उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ताकि जैसे इस पर टैक्स लगाएगी ना, तो जब वो गुड हमारी कंट्री में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाए, एडिशनल टैक्स होता है ये। 3 ऑप्शंस पढ़ते हैं। अब अगर मैं आपकी जगह हूँ ना एग्जाम में, तो मेरा ध्यान जैसे इस पर जाएगा ना, बोथ ए एंड सी अबव, इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है। पढ़ते हैं ए ऑप्शन। कह रहे हैं एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटीज सो एज टू ऑफसेट दी, ऑफसेट का मतलब होता है सेटल डाउन करना, कि जो एक्सपोर्टिंग फर्म ने अनफेयर चार्जिंग करी है प्राइजेस की हमारी मार्केट में, विच आर लोअर दैन देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। बिल्कुल सही, कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम, बहुत ज़्यादा सस्ते में हमारी कंट्री में बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। सेकेंड में कह रहे हैं एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि एक्सपोर्टिंग फर्म्स को सब्सिडीज मिल रही है गवर्नमेंट में। नहीं, सब्सिडीज के केस में आंसर होता है सीवीडी, जो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन 6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट है। सी में कह रहे हैं एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है ताकि जो एक्सपोर्टिंग फर्म ने अनफेयर प्रैक्टिस करी है लोअर प्राइस चार्ज करने में फॉरेन मार्केट में। आंसर इज इसका डी, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है अगर आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम हमारी कंट्री में बेच रहे हो, या अपनी मार्केट में आप हायर प्राइस दे रहे थे, हमारी मार्केट में लोअर प्राइस, तो दोनों ही केस में एंटी डंपिंग माना जाता है। और गवर्नमेंट, सॉरी, दोनों ही केस में डंपिंग माना जाता है और गवर्नमेंट उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, विच इज़ एन एडिशनल। नॉर्मल इम्पोर्ट ड्यूटी तो लगेगी इस गुड में, इसमें एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगेगी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी क्या होता है? सीवीडी होता है अगर, सॉरी, अगर किसी कंट्री की, एक्सपोर्टिंग कंट्री की गवर्नमेंट अपने प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करना चाहती है, आप सामान बनाओ और दूसरे देशों में बेचो, ताकि एक तो दूसरे देशों में हमारा नाम हो, वहाँ का पैसा हमारे देश में आए। दूसरा, गवर्नमेंट फिर उनको क्या कहती है कि आप सामान बनाओ दूसरे देशों में बेचो, हम आपको सब्सिडीज़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो आपको 100 रुपये की बेचनी है ना, आप उस कंट्री में उसको 100 रुपये की मत बेचना, हम आपको दे रहे हैं 40 रुपये, आप उस देश से सिर्फ 60 रुपीज़ लेना। और जैसे ही आप उस कंट्री में जाओगे ना प्रोडक्ट बेचना, और लोग देखेंगे सिर्फ 60 रुपीज़ की चीज़ है, वो झट से आपकी चीज़ खरीद लेंगे। बट अगेन दिस इज़ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, क्योंकि इससे क्या होता है, जिस कंट्री में आपका प्रोडक्ट जाएगा, वहाँ पे जब आप ये चीज़ 60 रुपये की बेच रहे हो, वहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की मार्केट ख़त्म हो जाती है। तो जब भी किसी कंट्री को लगता है ना कि हमें, कि जहाँ से वो सामान आ रहा है वो इसलिए सस्ता आ रहा है क्योंकि उस कंट्री की गवर्नमेंट ने उन पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ लगाई थी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दी थी। पढ़ते हैं ये ऑप्शन। कह रहे हैं दिस इज़ अ टैरिफ, जिससे क्या होगा कि अगर एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट सब्सिडी की वजह से उनकी होम कंट्री की गवर्नमेंट ने उनकी टैक्स में कंसेशन दिया, उन्हें एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दी है, जिस वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा कम आ रहा है हमारे देश में, और इससे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है ना इम्पोर्ट पे, 2 इंटेंशन होती है। एक तो गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू तो चाहिए ही चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट हैज वांट्स टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ये करने पर ही होता है मैक में। ठीक है, 7th क्वेश्चन का आंसर इज ए, बट बी सी भी पढ़ लेते हैं। बी कह रहे हैं इट इज़ चार्ज बाय द इम्पोर्टिंग कंट्रीज, डेफिनेटली जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज है उसी की गवर्नमेंट ये चार्ज करती है। क्यों चार्ज करती है? टू एंश्योर फेयर प्राइसिंग ऑफ द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये भी ट्रू है, गवर्नमेंट इसीलिए ये काम करती है ताकि
हमारे यहाँ पे आपका सामान बहुत ज़्यादा सस्ता और हमारा बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। सी में कह रहे हैं इट इज़ चार्ज बाय द इम्पोर्टिंग कंट्रीज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बिकॉज अनफेयर प्राइस हो जाता है क्योंकि उस कंट्री की गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दिया। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ टैरिफ। आउटकम मतलब रिजल्ट। कह रहे टैरिफ लगाने से क्या होता है? इट क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स टू ट्रेड, यस। इट इंक्रीजेज द इम्पोर्ट, ऑब्स्टिकल टू मतलब टैरिफ से ट्रेड में प्रॉब्लम तो आती है बिकॉज टैरिफ लगाने से गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बट इससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वॉल्यूम बढ़ती नहीं है, कम होती है, तो ये तो गलत है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स दे एंजॉय सरप्लस बिकॉज कंज्यूमर्स मस्ट नाउ पे ओनली अ लोअर प्राइस फॉर द गुड। ये तो फैक्ट है कि डोमेस्टिक नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन में मुझे टैरिफ की बात करनी है। टैरिफ मतलब मुझे इंपोर्टेड गुड्स की बात करनी है। क्या टैरिफ लगाने से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा कि उन्हें लोअर प्राइस देना पड़ेगा? नहीं, उन्हें नुकसान होगा, उन्हें उस गुड के लिए अब हायर प्राइस देना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी कौन पे करेगा? फाइनल कंज्यूमर। कह रहे इट डिस्करेजेस डोमेस्टिक कंज्यूमर्स फ्रॉम कंज्यूमिंग इम्पोर्टेड गुड्स, यस। गवर्नमेंट इसके लिए भी टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप इंपोर्टेड गुड्स ना खरीदो, आप इंडियन मेड गुड्स खरीदो, क्योंकि टैरिफ लगा के गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। इट एनकरेजेस कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स, बिल्कुल सही। डी, इट इंक्रीजेज द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय मोर दैन द वैल्यू ऑफ द टैरिफ इट चार्जेस, नहीं, फॉल्स। गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ता है टैरिफ से, जितना टैरिफ लगाएगी उतना ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा ना, तो मोर नहीं है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। एसपीएस और टीपीटी क्या होते हैं? आप प्लीज़ इनको डिटेल में अपने चैप्टर में ज़रूर पढ़ना। ये होते हैं टेक्निकल मेजर्स जो एक एक्सपोर्टिंग कंट्री को, इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ को पूरा करना पड़ता है। टेक्निकल मेजर्स, ये क्या होता है, हर कंट्री ने ना कुछ टेक्निकल मेजर्स बनाए हुए हैं कि जब कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आएगा बाहर से, डेवलपिंग कंट्रीज़ ये थोड़े कम स्टैंडर्ड सेट करती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, तो मैं डेवलप्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। जब भी कोई सामान इंडिया से बाहर जाता है ना, तो उन कंट्रीज़ के कुछ पैरामीटर्स हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपका पेस्टिसाइड्स फ्री होना चाहिए, इसमें कौन सा केमिकल है कौन सा नहीं है, वो उसकी रिसर्च करते हैं, उसकी साइंटिस्ट का एक स्टैंडर्ड्स है, और वो चेक करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट उसी तरह से बना है विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो एसपीएस और टीबीटी आपको पूरा करना पड़ता है। सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी मेजर्स, इसका मतलब होता है बेसिकली कि क्या आपका प्रोडक्ट हमारी एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स के लिए हानिकारक तो नहीं होगा। और टीबीटी होता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। पैकेजिंग भी देखी जाती है, वो सेफ़ होनी चाहिए, क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो फिर तो आप सामान तो हम बेच देंगे कंज्यूमर को, हो सकता है अंदर एक केस हुआ था चॉकलेट्स के पास, कैडबरी के साथ हुआ था काफ़ी साल पहले। आप देखते हो अभी जहाँ पे भी कैडबरी चॉकलेट बिकती है, वहाँ पे एक छोटा सा अगर बहुत छोटी सी भी शॉप है तो भी उसके टेबल पे ना एक छोटा सा फ्रिज पड़ा होता है। पहले क्या होता था, बहुत टाइम पहले कैडबरीज की चॉकलेट ऐसी ही बिकती थी बिना फ्रिज के। फिर होता क्या था, कंज्यूमर लेके चला जाता था उस प्रोडक्ट को, लेकिन जब वो उसको घर जाके खोलता था तो उसमें निकलते थे वर्म्स, मतलब कीड़े वगैरह पाए गए थे। और तब कैडबरी को ये कहा गया था कि प्रोडक्ट आपने बना तो लिया, लेकिन जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है उसकी ऐसी पैकेजिंग करो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि वो कंज्यूमर तक पहुंचते तक भी खराब नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं टीबीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो क्या ये अलाउड है या नहीं है? बिल्कुल अलाउड है, ये बिल्कुल लीगल होते हैं ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाना। कह रहे दीज आर परमिसेबल अंडर डब्ल्यूटीओ, यस। हर कंट्री अपने एसपीएस और टीबीटी सेट कर सकती है कि जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे हम उनको चेक करेंगे। दे में रिजल्ट इन दी लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं कि हम उसको कई बार अचीव नहीं कर पाते हैं। इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस टू द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यस। जिसको एक्सपोर्ट करना है फिर उसको इतने लाइसेंस लेने पड़ते हैं प्रूव करने के लिए, उसको अपने प्रोडक्ट्स को लैब से रिसर्च करवा के, लैब टेस्टेड, आप कई बार देखते हो प्रोडक्ट मिल के लैब टेस्टेड, आपको उस प्रोडक्ट को टेस्टिंग करानी पड़ेगी कि हाँ हमने आपकी कंट्री के, आपकी किसकी, जिसको हम एक्सपोर्ट करने वाले गुड, तो सामने वाली कंट्री इम्पोर्टिंग कंट्री जो हमसे सामान खरीद रही है कि हमने आपके एसपीएस टीबीटी फुलफिल कर लिया है, हमने ये लैब टेस्टिंग भी कर ली, ऑब्वियसली इसका फिर एक्सपोर्टर को क्या बियर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्चा। सो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर? देखो दो बैरियर्स होते हैं, एक टैरिफ्स, टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट, और एक लगाती है नॉन टैरिफ बैरियर्स। अभी ये जो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना एस पी एस टी बी टी, ये नॉन टैरिफ हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने टैक्स लगाने की बात नहीं करी। मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी से प्रॉब्लम है, मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करवाने हैं, मुझे इट इज़ फुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहाँ पे टैक्स की बात नहीं हो रही है। और क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ है, नॉन विच इज़ नॉट अ नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ जो नहीं है, इसका मतलब कौन सा टैरिफ है?
आंसर इज सी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक टैक्स होता है, बाकी सब नॉन टैरिफ है। पढ़ते हैं, कह रहे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये तो एक नॉन टैरिफ बैरियर है, टैक्स नहीं लगा रहे, बस कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरी करनी है। हमने कोटाज लगाया है, कोटाज मतलब क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, टैक्स नहीं लगाया। प्री शिपमेंट प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन होगी, आपको सर्टिफिकेट देना है, दिस इज ऑल्सो नॉन टैरिफ बैरियर। दिस इज अ टैरिफ बैरियर जिसमें गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। टैरिफ रेट कोटा क्या होता है समझेंगे ध्यान से। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स रेट, कोटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। टैरिफ रेट कोटा का मतलब होता है अगर आप लेसर क्वांटिटी लोगे, लाइक अगर आप 1000 यूनिट से कम लोगे तो हम लो टैक्स लगाएंगे, लेकिन अगर आपने 1000 यूनिट से ज़्यादा इम्पोर्ट करा तो हम आप पे, मतलब आप क्या हो, इम्पोर्टर हो ना, आप ज़्यादा इम्पोर्ट करोगे तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रही है, कम इम्पोर्ट करो तो हम आप पे कम टैक्स लगाएंगे। तो इसका आंसर है लिमिटेड क्वांटिटीज लो रेट्स पे इंपोर्ट होंगी, और इससे ज़्यादा आपने क्वांटिटी इंपोर्ट करी तो वो हायर रेट पे इंपोर्ट होंगी। इसमें प्रेफरेंशियल का कुछ नहीं है। प्रेफरेंशियल क्या होता है मैं बता दूं, WTO कंट्रीज से इंपोर्ट करना। WTO कंट्रीज़ को हम प्रेफरेंशियल कंट्रीज़ बोलते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड मेंबर्स बोलते हैं। टैरिफ रेट कोटा का WTO मेंबर से कोई रिलेशन है, उसको क्वांटिटी से रिलेशन है। कह रहे नॉन टैरिफ बैरियर्स इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो टैरिफ होता है टैक्स लगाना, नॉन टैरिफ होता है जिसमें हम टैक्स की बात नहीं करेंगे। सो नॉन टैरिफ एक्सक्लूड्स टैरिफ्स। टैरिफ में हम सॉरी टैरिफ में तो हम टैक्स लगाते हैं ना, वो कह रहे हैं बताओ इनमें से नॉन टैरिफ कौन सा नहीं है, तो टैरिफ इज़ नॉट ए नॉन टैरिफ। और ये हमारा ओवर होता है गाइज यूनिट 2। अब हम करेंगे चैप्टर 9 का यूनिट 3। आज की वीडियो में मैं पहले 3 यूनिट्स कवर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्मिनेटेड इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द WTO। कह रहे कौन से राउंड में, डिस्कशंस के एंड में, कल्मिनेटेड का मतलब रिजल्टेड इन, कि WTO सेटअप हो गया था। गाइज यूरोग्वे राउंड में जो डिस्कशन हुई थी मेंबर कंट्रीज़ की, गैट हटा दिया गया था और WTO सेटअप हो गया था। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे गैट वॉज मेंट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर कंट्रीज बाय रिचर कंट्रीज। नहीं, गैट का पुअर या रिच पे कोई फोकस नहीं था। गैट डेल्ट विद द ट्रेड इन गुड्स ओनली। यस, एक ये रीज़न था WTO को आने का कि गैट सिर्फ गुड्स की बात करती थी। WTO ने गुड्स भी, सर्विसेज भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स को भी कवर करा। आंसर इज बी। गैट में बहुत सारी कमियां थी, गैट थोड़ा नैरो था, WTO ब्रॉड हो गया। ऑल मेंबर्स ऑफ WTO आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड टैरिफ ऑफ ऑल टाइप्स। नहीं, WTO टैरिफ चार्ज करना अलाउ करती है, ये नहीं कहती कि बिल्कुल ज़ीरो। लो टैक्सेस को बोलती है, WTO चाहती है कि टैरिफ रेट लो हो और कोशिश करो कि ना ही हो, लेकिन ये नहीं है कि आपको हर कीमत पे हर तरह का टैरिफ नहीं। WTO बिल्कुल अलाउ करती है, आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, CVD लगाओ, अगर आपको कोई अनफेयर प्रैक्टिस लग रही है आप टैक्स लगा सकते हो। सो ये तो फॉल्स हो गया, तो आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है। किसी बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा था, व्हाट इज़ नेशनल ट्रीटमेंट। बेटा नेशनल ट्रीटमेंट होता है ये, अच्छा बाय द वे प्रिंसिपल किसका, ये WTO का प्रिंसिपल है। वो ये कहता है कि एक बार गुड्स आपकी कंट्री में आ गए, मैं इंपोर्टेड गुड्स की बात कर रही हूँ। देखो हमारी मार्केट में ना 2 तरह के गुड्स बनते हैं, एक मेड इन इंडिया और एक इंपोर्टेड गुड्स। 2 तरह के गुड्स बिक रहे हैं यहाँ पे, और जब तक वो गुड्स बाहर है, जो आप इंपोर्ट करने वाले हो, जब तक ही वो गुड्स बाहर है, आप उन पे जो चाहे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाओ। पर लेकिन एक बार, नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है एक बार फॉरेन गुड्स आपकी कंट्री में एंटर हो गए हैं, अब कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन गुड्स पे अलग टैक्स GST लगाओ, इंडियन गुड्स पे अलग GST लगाओ। GST आप समझते हैं, गुड्स जब कोई सामान बिकता है, मतलब अब आप भेदभाव नहीं करोगे बिटवीन इंडियन गुड्स एंड इम्पोर्टेड गुड्स। हैव यू सीन एनीवेयर कि किसी शॉप पे ऐसे लिखो दीज आर मेड इन इंडिया गुड्स, दीज आर इम्पोर्ट। आप टैग लगाओ उस पर, कस्टमर को इतना पढ़ा लिखा और समझदार, आप कस्टमर में अवेयरनेस फैलाओ कि जी टैग पढ़ लिया करो, मेड इन इंडिया है या नहीं है, लेकिन आप उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। वंस देव एंटर्ड द कंट्री, जब तक कि वो बाहर है आप उन्हें मना करो आने से, आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ, आप उन पर टैक्स लगाओ। कस्टम ड्यूटी लगाना भेदभाव नहीं होता, पर एक बार वो इंडिया में आ गए अब आप उन्हें अलग से ट्रीट नहीं कर सकते। और इसका आंसर होगा प्रिंसिपल दैट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आर टू बी ट्रीटेड नो वर्स दैन दी लोकल वंस। कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो लोकल प्रोडक्ट्स के से कोई वर्स नहीं, उनको बेनिफिट दे सकते हो आप, लेकिन आप उनको बुरा ट्रीट नहीं करोगे कि नहीं नहीं, मतलब आप अपने कंट्री के रेजिडेंट्स को ये मत कहोगे ये मत खरीदो, ये मत खरीदो स्पेसिफिकली। सी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स का नहीं होता, इट इज़ विद इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। फोर्थ, बाउंड टैरिफ क्या होता है।
बाउंड टैरिफ होता है, बाउंड इज़ लाइक यू आर बाउंड बाय दिस थिंग, ये चीज़ है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। डब्ल्यू में डब्ल्यू का प्रिंसिपल्स होता है, वैसे बाउंड टैरिफ ना यूनिट 2 में था, जहाँ पे टाइप्स ऑफ टैरिफ्स है ना, उसमें बाउंड टैरिफ, उसमें डब्ल्यू ने ये कहा था कि जो डब्ल्यू मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया इज़ ऑल्सो डब्ल्यू मेंबर कंट्री, अगर आप एक दूसरे पर टैक्सेस लगा रहे हो तो एक बाउंड टैरिफ है। बाउंड मतलब एक लिमिटेशन है, आपको उस लिमिट से कम ही टैक्स लगाना है, आप कम लगा सकते हो, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बाउंड टैरिफ होता है एक मैक्सिमम टैरिफ रेट जो आप अपने डब्ल्यू मेंबर कंट्री से चार्ज करोगे। तो इसमें होगा the upper limit on the tariff that a country can levy according to its commitments under the GATT and WTO, कि हमने साइन कर दिया इस एग्रीमेंट में, इससे ज़्यादा टैक्स हम इन आपस में हमारी कंट्रीज़ में नहीं चार्ज करेंगे। MFN क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन कौन होती हैं? WTO की सारी मेंबर्स कंट्री एक दूसरे को फेवर करेंगी। पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड। बिल्कुल सही। अगर आप जो WTO मेंबर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल 5 कंट्रीज है WTO, 1 2 3 4 5, अगर आप किसी कंट्री पे, जब आप इन कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हो, आप 5% टैक्स लगा रहे हो, तो वही सेम गुड आप किसी और कंट्री से इम्पोर्ट करोगे तो भी आपको सेम टैक्स लगाना है। यू हैव टू ट्रीट एवरीबडी इक्वल। फेवर वन कंट्री, यू नीड टू फेवर ऑल इन दी सेम मैनर। यस, अगर आप किसी एक कंट्री के लिए टैरिफ रेट कम करते हो, आपको सबके लिए करना है। यही होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। Every member will treat all its trading partners equally without any prejudice and discrimination. Some वो बाकी डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, कुछ भी है, you have to treat everybody equally. Question number 6, World Trade Organization has now been replaced. WTO replace नहीं हुआ, GATT has been replaced by WTO. तो ये तो false है. It has an inbuilt mechanism. Yes, WTO इसलिए भी लाया गया था। गैट में लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन अभी पीछे गई थी ना, कि गैट में सिर्फ गुड्स की ट्रेडिंग की बात होती थी। एक और भी लिमिटेशन थी, गैट ना हर तरह का डिस्प्यूट सॉल्व करने में केपेबल नहीं था, बिकॉज ट्रेड इतना ज़्यादा हो रहा था, उनके पास इतना प्रॉपर लॉ ही नहीं था। लड़ाई भी होती थी, उनको मैकेनिज्म नहीं था कि कैसे सॉर्ट आउट करें बिटवीन दी कंट्रीज़ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन WTO में एक प्रॉपर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। इट इंश्योर्स फ्री एंड फेयर ट्रेड इंटरनेशनली। वो मेक श्योर करती है। अब फ्री ट्रेड का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि बिल्कुल टैक्स रेट ज़ीरो होगा, बट वेरी लो टैक्स रेट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। और अगर आप किसी एक कंट्री को फेवर कर रहे हो, आप सबको फेवर करोगे। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स कमिटमेंट्स मेड बाय WTO गवर्नमेंट्स। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो हो रखा है WTO मेंबर्स के बीच में, 3 बातों को लेकर एग्रीमेंट हुए: मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। यू नीड टू लर्न दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सिलेबस में ना बस एक स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर इसका मतलब यही होता है, आप मार्केट एक्सेस, यू विल लेट अदर्स एक्सेस योर मार्केट एग्रीकल्चर गुड्स, कि हम दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आप अपने डोमेस्टिक फार्मर्स को सपोर्ट भी करोगे, क्योंकि एग्रीकल्चर ना एक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी वाली चीज़ होगी, कि इसके बिना तो कोई भी कंट्री नहीं सर्वाइव कर सकती। और आप एक्सपोर्ट्स पे उन्हें सब्सिडीज़ दोगे ताकि एग्रीकल्चर गुड्स हमारी कंट्री में भी बने और बाहर की कंट्रीज़ भी उस गुड्स को इन्जॉय कर पाए एट लेसर रेट्स, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ लाइक अ नेसेसिटी। एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग was it replaced the MFA which was prevalent since 1974। पहली बात तो एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग आज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसने किसको रिप्लेस करा था पहले? MFA को, विच वॉज प्रेवलेंट सिंस 1974। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या कहता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग, कॉपी राइट्स वगैरह। वो ये कहता है कि इंडिया के जो ब्रांड्स हैं, डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं, इंडिया की गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि वो ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट ना हो, कि कोई और किसी फेमस ब्रांड का नकली प्रोडक्ट ना बेचे। इंडिया की गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि कोई इंटरनेशनल ब्रांड के भी नकली ना बेचे। मतलब इस एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है दैट यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट जो भी फॉरेन ब्रांड्स भी इंडिया में आ रहे हैं ना, आपकी उनकी भी राइट्स प्रोटेक्ट करनी है। पहला पढ़ते हैं, कह रहे स्टिपुलेट्स मतलब इट सेज, इस एग्रीमेंट में लिखा है कि एक सिस्टम होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इन्फोर्समेंट का। इन्फोर्समेंट मतलब कि अगर कोई नकली सामान बेचेगा तो आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट आपको जो भी डैमेजेस आपके हुए हैं, जो आपको नुकसान हुआ है, वो आपको वो उस प्रॉफिट वो आपको देगा। जिसने नकली सामान बेचा उसको पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, जेल होगी। तो ये तो ट्रू है, बट आई कैन सी ऑल ऑफ दीज अबव है, तो हम BC ज़रूर पढ़ेंगे। बी में लिखा है इट प्रोवाइड्स फॉर MFN ट्रीटमेंट एंड नेशनल ट्रीटमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट।
मतलब अगर कोई फॉरेन ब्रांड भी इंडिया में है ना तो उसको नेशनल ट्रीटमेंट दो। एक बार वो आपके इंडिया में आ गया, प्लीज़ ट्रीट इट एज अ लोकल ब्रांड। आप उसको भी सेम प्रोटेक्शन दोगे जो आप लोकल ब्रांड्स को प्रोटेक्शन देते हो, और आप उन्हें MFN ट्रीटमेंट दोगे। आप WTO मेंबर्स में हो, आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे। इट वॉन्ट्स हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बाय ऑल मेंबर्स। यस, कोई भी कॉपिंग, ब्रांडिंग, इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी किसी ने परचेज कर रखी है गवर्नमेंट से कि भैया ये हमारी ही चीज़ है, नो बडी इज अलाउड टू कॉपी इट, तो कोई कॉपी उसको नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहे द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन द येट टू कंक्लूड दोहा एजेंडा इज। इसमें सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक कौन सा था? ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स। जिस पर एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिस पे गवर्नमेंट सारी कंट्रीज़ की चाहती हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ज़ीरो टैक्स होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नेसेसरी गुड। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि शॉर्टेज है ना फूड की। वेदर कंडीशंस भी अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उतनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड टॉपिक रहा है ये। WTO commitments, it affects which countries more? It affects developed countries adversely। नहीं, WTO commitments मतलब कि जो WTO agreement में जो clauses लिखे हैं उनसे सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज दे नीड टू मेक रेडिकल का मतलब होता है मेजर चेंजेस। देखो, आप कोई एक्स्ट्रा टैरिफ वगैरह भी लगाते हो ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ का प्रोडक्ट सस्ता होता है, मशीनरी से बनाया गया है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता टैरिफ लगने के बाद भी। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उनके पास लेस लोअर टेक्नोलॉजी होती है, वो कंपटीशन नहीं दे पाती दूसरे गुड्स को। तो WTO के जो भी क्लॉजेज हैं उनसे डेवलप, वही आपने शायद पढ़ा होगा ना, रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअरर, ये लॉप साइडेड फ़ायदा होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होता है, डेवलपिंग का कम फ़ायदा होता है। तो आंसर इज़ बी ऑप्शन। और यहाँ हम हमारे ख़त्म होते हैं 3 यूनिट्स। 4th और 5th यूनिट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल के भी MCQs डिस्कस कर लिए थे, और मैंने चैप्टर नंबर 4 मार्केट चैप्टर के भी। तो प्लीज़ मेक श्योर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।